हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग का रहने वाला है इस वीक का पहला PYQ सीरीज़ का लेक्चर एंड दैट इज़ लेक्चर नंबर 27। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पे। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू देयर इकोनॉमिक स्टेटस इज डिवाइडेड इनटू। भारत की जनसंख्या को उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार कितने टाइप्स में विभाजित किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए? मेन वर्कर्स, मार्जिनल वर्कर्स एंड नॉन वर्कर्स। ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ इंडिया को इकोनॉमिक स्टेटस के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब किया गया है या फिर कैटेगराइज किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। इकोनॉमिक स्टेटस की अगर बात करें तो सबसे पहले तो हम दो इनको वर्गों में क्लासीफाई कर सकते हैं, एक तो वर्कर्स और दूसरे नॉन वर्कर्स। वर्कर्स को भी हम फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो मेन और दूसरे मार्जिनल। अंतर क्या है दोनों में? अंतर यह है कि मेन वर्कर्स वो होते हैं जिनको एटलीस्ट 183 डेज तक एम्प्लॉयमेंट रिसीव होता है। ये 2011 के अकॉर्डिंग जो सेंसस पब्लिश हुआ था उसके अकॉर्डिंग जो सारी चीज़ें हैं जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, सब 2011 के सेंसस का जो पब्लिश हुआ था डेटा उसके हिसाब से है। तो एटलीस्ट 183 डेज तक एम्प्लॉयमेंट रहे तो उनको मेन वर्कर्स बोलते हैं। मार्जिनल वो उनको बोलते हैं जिनको लेस देन 183 डेज का एम्प्लॉयमेंट रहता है। नॉन वर्कर्स जिनको कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। ठीक। टॉकिंग अबाउट वर्कर्स, अकॉर्डिंग टू 2011 का जो डेटा था, 39.8% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन फॉल्स इनटू दी वर्कर्स की कैटेगरी, यानी रफली 60% अनएम्प्लॉयड। ठीक। लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ, अगर वर्कर्स की बात करें, लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ वर्कर्स तो ये हैं हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़। यहाँ पे वर्किंग पॉपुलेशन को, जो अभी हमने बात किया कि जो हमारी पूरी पॉपुलेशन है उसको इकोनॉमिक स्टेटस ही के बेसिस पे दो पहले तो हम कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, वर्कर्स एंड नॉन वर्कर्स। वर्कर्स को भी फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक तो मेन वर्कर्स और दूसरे मार्जिनल वर्कर्स। और क्या बेसिस है डिवीजन का वो भी देख लिया, नंबर ऑफ डेज ऑफ वर्क्स। तो अब यहाँ पे जो वर्कर्स हैं, ठीक है, जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसको भी हम फर्दर, अब ये मैं आपको क्यों सारी चीज़ें बता रहा हूँ, बिकॉज ये 2011 के जो सेंसस था उसमें सारी चीज़ें पब्लिश हुई थी। अब क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बना है इकोनॉमिक स्टेटस और ये सब वर्कर्स है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसको भी हम फर्दर 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एक कल्टिवेटर्स, दूसरे एग्रीकल्चरल लेबरर्स, इसको रटिएगा नहीं, ठीक है, बस इतना याद रखिएगा वर्किंग पॉपुलेशन को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। और ये थोड़ा सा अगर आप देख भी लेंगे तो भी आई थिंक आपका काम हो जाएगा। जैसे कि अगर आपको ये थोड़ा सा भी पता होगा मेन, मार्जिनल, नॉन वर्कर इस तरह से होता है तो भी आप आराम से इस क्वेश्चन को कर देंगे। ठीक है, तो कल्टिवेटर्स हो गए, एग्रीकल्चरल लेबर्स हो गए, हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल जो वर्कर्स हो गए, ठीक है, हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स, एंड चौथे हमारे अदर वर्कर्स। तो ये 4 कैटेगरी में वर्कर्स को डिवाइड किया गया वर्किंग पॉपुलेशन को। टॉकिंग अबाउट LFPR, जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ना, व्हाट इज दिस LFPR? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बोलते हैं इसको। ये फीमेल्स और मेल्स में आपको पता होना चाहिए कितना है। 2011 का जो सेंसस था उसके अकॉर्डिंग 25.5%, एंड मेल की अगर बात करें तो इट इज़ 53.25 या 26 समथिंग इस तरह का परसेंटेज है। ये परसेंटेज एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा 25 और 53 ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? तो हमें पता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री। सबसे पहला फीचर तो इसका यही है, लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। अब बात ये आती है, लार्जेस्ट तो समझ में आता है सबसे बड़ा है, लेकिन रिटन का मतलब क्या होता है? तो जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन किसी कंट्री का रिटन है, दैट मीन्स कि कुछ लोग बैठे होंगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए और वो कॉन्स्टिट्यूशन को फिर फॉर्मलाइज उन लोगों ने किया। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूं, जैसे कि यूके, दैट इज ब्रिटेन, जिन्होंने हमें लगभग रफली 200 ईयर्स तक रूल किया, इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है। कारण, क्योंकि इनका एक तरह से कोई ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जैसे हमारे यहाँ बैठी थी, आपको याद है 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई थी, कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग बनी थी, सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं इसके रिगार्डिंग। तो यूके में ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी, इनके कुछ रूल्स चलते चले आ रहे थे, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स का जो इनका ओरिजिन हुआ वो मैग्ना कार्टा से ओरिजिन हुआ। तो धीरे 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 मॉडिफाई होती गई चीज़ों को एक इकट्ठा कर दिया गया, जो डिफरेंट लॉज एग्जिस्ट करते चले आ रहे थे और उसको कॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया गया।
जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको कैन नॉट बी अमेंडेड ईजिली, कैन नॉट बी अमेंडेड ईजिली, उसको संशोधन उसमें करना आसान नहीं है, लेकिन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना बेहद आसान है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो अमेंडमेंट के अगर पर्सपेक्टिव से बात करें तो इसको हम बोलते हैं, अमेंडमेंट की अगर हम बात करें तो इसको रिजिड भी और फ्लेक्सिबल दोनों बोलते हैं, ठीक है, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। कुछ ऐसे प्रोविजन है, फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि वो प्रोविजंस को बहुत आसानी से अमेंड किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है कि अमेंडमेंट 3 टाइप्स के होते हैं, एक तो वो जो सिंपल मेजोरिटी से हो जाते हैं और दूसरे टाइप के वो जो आर्टिकल 368 के तहत आते हैं। 2 तरह के अमेंडमेंट आते हैं आर्टिकल 368 के तहत, जो कि एक होता है कि स्पेशल मेजोरिटी से अमेंड करना और दूसरा होता है स्पेशल मेजोरिटी प्लस रैटिफिकेशन फ्रॉम एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स। तो जो सिंपल मेजोरिटी से हो जाते हैं उनको हम फ्लेक्सिबल प्रोविजंस बोलते हैं, फिर फ्लेक्सिबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। जैसे कि हमने देखा कोरम हो गया, जो नंबर ऑफ प्यूसनल जजेस हो गए, शेड्यूल नंबर 2, शेड्यूल नंबर 3, ये सब फ्लेक्सिबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं, ठीक है। तो ये भी एक फीचर ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ऑलराइट। तो सिंगल सिटीजनशिप की अगर बात करें, ये फीचर है एकल नागरिकता जो हमने यूके कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। डिक्टेटरशिप ये कोई इस तरह हमारा फीचर नहीं है, हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं है, हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है, ठीक है, बिकॉज हमारे प्रियाम्बल में अगर हम देखें तो डेमोक्रेटिक वर्ड मेंशन्ड है। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। अब इसका मतलब क्या होता है इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम का मतलब, उससे पहले ये हमने किस कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। जैसे कि अगर हम बात करें सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, तो ये हमने यूके कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, जहाँ से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बाईकैमरलिज्म लिया है, ठीक है, और प्रेरोगेटिव रिट्स लिए हैं। और जैसे कि हम लोगों ने अमेंडमेंट साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, तो उसी तरह जो इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है इसको हमने किसी कंट्री से नहीं बोरो किया है, इसको हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो किया है, जिसका कि सबसे प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम के दो मतलब होते हैं, 2 मायने होते हैं इसके। पहला मतलब तो ये है, या फिर पहला मायना ये है कि इट इज़ अ काइंड ऑफ सिस्टम वेयर डिसीजंस मेड बाय हायर कोर्ट्स आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट्स। यानी कि फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया तो वो सभी कोर्ट्स में, जो लोअर कोर्ट्स हैं उनमें बाइंडिंग होगा। ये कौन सा आर्टिकल बोलता है? ये आर्टिकल नंबर 141 बोलता है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा दैट विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। सिमिलरली हाई कोर्ट ने जो डिसीजन लिया वो जो नीचे कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सेशन कोर्ट्स, उनमें बाइंडिंग होगा। ये तो हो गया पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि द इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम एनफोर्सेस बोथ द सेंट्रल एज वेल एज स्टेट लॉज। हमें पता है शेड्यूल नंबर जो 7 है उसमें 3 तरह की लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इस पे पार्लियामेंट लॉ बना सकते हैं, इस पे स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकते हैं, इस पे दोनों बनाने का पावर रखते हैं। लेकिन जब फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि यूनियन ने कोई लॉ बनाया, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही उस पर जुडिशियल रिव्यू कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट ही कुछ फैसला सुना सकता है, उस पर हाई कोर्ट भी सुना सकता है। सिमिलरली अगर स्टेट के लेजिस्लेचर ने कुछ लॉ बनाया तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वहाँ का जो हाई कोर्ट है उस स्टेट का ही वही उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना तो कर सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है, या फिर उस पर्टिकुलर स्टेट का जो हाई कोर्ट है वो कुछ ऐसा प्रोविजन या फिर कुछ ऐसा फैसला दे सकता है कि वो पूरे इंडिया में लागू होगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, जो कि हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है, जो कि यूएसए में नहीं है, ध्यान रखना। यूएसए में इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम नहीं है, वहाँ पे हायरार्की है जुडिशियल सिस्टम में। क्लियर। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी मैंने आपको बता दिया, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। और ये भी हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा एक ये भी फीचर है कि फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर या फिर फेडरेशन विद अ यूनिटरी बायस। ये पर्टिकुलर प्रोविजन में कहाँ से लिया? सी से सेंटर, सी से कनाडा, जहाँ से हमने रेजिडुअरी लिस्ट वेस्ट इन द सेंटर लिया है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द सेंटर, ये भी हमने कनाडा से लिया है। ऑफिस ऑफ गवर्नर इससे लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से, बट अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इन दी स्टेट्स बाय द सेंटर वो हमने कनाडा से लिया। तो कनाडा से कहीं ना कहीं वो हमने चीज़ें ली हैं जो सेंटर को ज़्यादा पावर देती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो फेडरेशन इंडिया का इट इज़ काइंड ऑफ क्वाज़ाई फेडरल। ये किसने बोला था? केसी वेरे ने बोला था कि इंडिया का जो फेडरलिज्म है वो क्वाज़ाई फेडरल नेचर का है, ये केसी वेरे ने बोला था, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा लोसुंग, और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कौन सा फेडरल फीचर है कौन सा फेडरल फीचर नहीं है। ये थिंग हम लोग पहले डिस्कस कर चुके, नहीं होगा तो किसी और क्वेश्चन भी आगे डिस्कस कर लेंगे। लोसुंग फेस्टिवल इज अ सेलिब्रेशन ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ सिक्किमीज, असमीज, बंगाली या फिर गुजरातीज।
तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सिक्किम का ये फेस्टिवल है लोसुंग। यहाँ के फेस्टिवल के कुछ और हैं, जैसे कि लोसुंग के अलावा लोचार, ठीक है, लोसार, ठीक है, सागा दावा, सागा दावा, सकेवा, ये यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं। तो याद करना आसान है, लो सूंग, लो चार, लो सर, ठीक है, सागा दावा, साकेवा। असम के तो बहुत ही आसान है, हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि असम की एक बहू थी, ठीक है, असम की बहू ने अपनी बाई को पटक पटक के मारा, इस तरह से हम लोगों ने इसको याद किया था, ठीक है, पटक पटक के मारा। क्यों? क्योंकि उसको अली के अब्बू के साथ मजूली फेस्टिवल देखने जाना था। तो सारे हमारे याद हो गए, बिहू, बहू से बिहू, ठीक है, जो 3 तरह का होता है, बोहाग बिहू, रंगाली बिहू और काटी बिहू। बाइको से बाइको फेस्टिवल, पटकाई से दहिंग पटकाई फेस्टिवल, अली से अली अय लिगांग फेस्टिवल, अली से अली अय लिगांग फेस्टिवल, अब्बू से अम्बू बाची फेस्टिवल या फिर अम्बू बाची मेला, मजूली से मजूली फेस्टिवल, जो कि असम का एक फेस्टिवल है जो कि मजूली आइलैंड में मेनली सेलिब्रेट किया था। और ये पर्टिकुलर जो आइलैंड है मजूली आइलैंड, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है जिसको कि ब्रह्मपुत्रा रिवर बनाती है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। व्हाट टाइप ऑफ शैडो डज अ स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट कास्ट ऑन एन ओपेक ऑब्जेक्ट? प्रकाश का एक छोटा स्रोत किसी अपारदर्शी वस्तु की किस प्रकार की छाया बनाता है? बेंट, डिस्टॉर्टेड, ब्लर या फिर शार्प? व्हाट टाइप ऑफ शैडो डज अ स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट कास्ट ऑन ओपेक ऑब्जेक्ट? ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? वो ऑब्जेक्ट जो लाइट को पास डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, टू पास थ्रू देम, यानी उनसे लाइट आर पार नहीं हो सकती, उनको ओपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ओपेक ऑब्जेक्ट के जब सामने लाइट आती है तो उसकी शैडो बन जाती है। क्यों? क्योंकि जो लाइट होती है वो हमेशा एक रेक्टिलीनियर, ये मैंने फिजिक्स भी पढ़ाया था, तब वहाँ पे भी हम लोगों ने चीज़ें देखी थी कि रेक्टिलीनियर पाथ को फॉलो करती है। रेक्टिलीनियर का मतलब होता है पाथ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, यानी सीधी रेखा में चलती है वो। तो अगर हम बात करें तो ये बेंट नहीं होगी, डिस्टॉर्टेड नहीं होगी, ब्लर नहीं होगी, शार्प यहाँ पे इमेज बनेगी। अब क्योंकि लाइट की बात आई है तो थोड़ा लाइट के बारे में यहाँ पे पढ़ लेते हैं। एक तो लाइट की स्पीड कितनी होती है? लाइट की स्पीड इन एयर होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या ये वैक्यूम में ट्रैवल हो सकती है निर्वात में? बिल्कुल, ये वैक्यूम में ट्रैवल हो सकती है। साउंड वेव नहीं ट्रैवल हो पाती है वैक्यूम में, बट लाइट वेव ट्रैवल हो जाती है। लाइट वेव को क्या हम पोलराइज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बट साउंड वेव को नहीं कर सकते हैं। क्लियर? और लाइट वेव की अगर हम बात करें तो ये ट्रांसवर्स वेव होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है। ट्रांसवर्स का वेव का मतलब ये होता है जहाँ पे मीडियम के पार्टिकल्स परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। अगर वेव इस डायरेक्शन में चल रही है तो जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करते हैं। जैसे कि जो हमारी साउंड वेव होती है, ध्वनि तरंग, वो लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर होती है, अनुदैर्ध्य होती है। क्यों? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बैक एंड फोर्थ इस तरह से मूवमेंट करते हैं, पैरेलली मूव करते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। अब यहाँ पे हम लाइट के इंपॉर्टेंट 2 लॉज पढ़ लेते हैं। तो लॉज ऑफ, ये पहला है रिफ्लेक्शन एंड फिर हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कोई चीज़ टकरा के वापस आ जाना। जैसे कि यहाँ पे ये लाइट गई, टकरा के वापस आ गई। अगर ये टकरा के वापस ना आती, अंदर चली जाती, ठीक है, दूसरी साइड चली जाती, तो उसको हम बोलते क्या? उसको हम बोलते रिफ्रैक्शन। ध्यान रखिएगा, जितनी भी हम चीज़ें देख पा रहे हैं, जैसे अभी आप के सामने जितनी भी आप चीज़ें देख पाते हैं वो रिफ्लेक्शन की वजह से ही देख पाते हैं, क्योंकि लाइट उसमें स्ट्राइक करती है उस ओपेक ऑब्जेक्ट में, और उसकी वजह से हमें वो एक पिक्चर बनी हुई दिखाई देती है। रिफ्लेक्शन की वजह से पॉसिबल होता है। तो रिफ्लेक्शन के 2 लॉज होते हैं। पहला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि जिस एंगल से लाइट पड़ी है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, ये जो आप पूरी सरफेस देख पा रहे हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, जिस एंगल से पड़ी है लाइट, ये क्या है? डॉटेड लाइन, इसको नॉर्मल बोलते हैं। परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसको ड्रॉ कर देते हैं सो दैट एंगल कैलकुलेट करने के लिए। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, और जिस एंगल पे रिफ्लेक्टेड रे या फिर वो जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बना रही है, जिसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, वो दोनों बराबर होंगे। दैट इज एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। ये पहला लॉ होता है। दूसरा नियम ये बोलता है कि जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, ये तीनों दे ऑल विल लाई इन वन प्लेन। ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। और ये जो इस तरह से आप ये बना हुआ देख पा रहे हैं, ये एक्चुअल में मतलब रखा नहीं हुआ कुछ, ये बताने के लिए इसको यहाँ पर ड्रॉ किया गया सो दैट कि तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, अलग अलग नहीं है कि ऐसा नहीं कोई आगे कोई पीछे, तीनों एक ही प्लेन पे। ये है हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, परावर्तन का नियम। वो तो अपवर्तन का नियम, ये है परावर्तन का नियम, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन।
रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्शन का मतलब है कि लाइट स्ट्राइक करके वापस नहीं आ रही बल्कि वो दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है। तो इसमें भी दो लॉ होते हैं। पहला लॉ तो हमारा सिमिलर टू दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, वो ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों एक प्लेन पे लाई करेंगे। और जो दूसरा लॉ है वो ये बोलता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को ही हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक जिसको हिंदी में बोलते हैं। रिफ्रैक्शन में ये होता है कि लाइट जो है, ये नॉर्मल है जो हमने ड्रॉ किया, लाइट या तो स्ट्रेट जाती है, सीधे चली जाती है, या फिर नॉर्मल के तरफ बेंड होती है, या फिर नॉर्मल से दूर बेंड होती है। ठीक है, तो अगर जहाँ से आ रही है और जहाँ को जा रही है, तो अगर जहाँ पे जा रही है, एंटर कर रही है, वो मीडियम डेंसर है, यानी उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, यानी कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी जो अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक को आप डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं डेंसिटी से। जैसे कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, वाटर का ज़्यादा होगा, वाटर का कम होगा, ग्लास का ज़्यादा होगा, ग्लास का कम होगा, डायमंड का सबसे ज़्यादा होता है, डायमंड का 2.42 होता है, एयर का रफली 1 होता है। ठीक है, वाटर का रफली 1.33 होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब लाइट जो है रेयरर मीडियम से, इसको बोलेंगे रेयरर मीडियम, ये रेयरर मीडियम है, से डेंसर मीडियम में जाएगी, तो लाइट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल है, जाना चाहिए तो इसको सीधे, लेकिन नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। लेकिन अगर मीडियम डेंसर टू रेयरर होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये इस तरह से ड्रॉ कर दूं, ये लाइट है, ये मान लेते हैं कि आपका वाटर है। ठीक है, ये वाटर है और ये ग्लास है। तो अब जब रे ऑफ लाइट आएगी इस तरह से ना, तो नॉर्मल ये होगी और ये सीधे ना जाके इधर बेंड करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भागेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेंसर टू रेयर मीडियम है। तो दोनों लॉ आपको ध्यान रखने हैं। एक लॉ तो दोनों में सेम है कि इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्टेड या फिर रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मली तीनों एक प्लेन पे लाई करते हैं। रिफ्लेक्शन वाले में ये कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और यहाँ पे ये कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर अपवर्तनांक। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स हैज़ बिन रिप्लेस्ड और रिपील्ड, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम प्रतिस्थापित या निरस्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, क्योंकि इसी को रिप्लेस करके लाया गया इस कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002 को। ये था क्या? इस एक्ट का मेन उद्देश्य था कि भाई मोनोपोली ना स्टैब्लिश हो किसी बिजनेस में, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए बिजनेस में, बिकॉज कई तरह की मार्केट्स होती हैं, उसमें से मोनोपोली एक टाइप ऑफ मार्केट है जिसमें कि ये होता है कि एक ही कंपनी उस पर्टिकुलर सेक्टर में काम कर रही है। सोचिए अगर एक ही कंपनी उस सेक्टर में काम कर रही है, उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर काम कर रही है, तो फिर क्या होगा? जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर मान लें जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ही कंपनी टूथपेस्ट बनाती है, ठीक है, एक ही कंपनी टूथपेस्ट बनाती है, कोई और कंपनी है ही नहीं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं पतंजलि ही बना रही है टूथपेस्ट, ठीक है, तो आपको क्या लगता है पतंजलि फिर अगर 1000 रुपये में भी अपना एक जो आज 50 रुपये में जो टूथपेस्ट बेच रहा है उसको 1000 रुपये में बेचेगा तो भी आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है, तो मोनोपोली में ये होता है कि फिर आपके पास एक तरह से बाइंग कैपेसिटी या फिर हम बोलें कि नेगोशिएटिंग कैपेसिटी आपकी ख़त्म हो जाती है। मोनोपोली में एक तरह का बैरियर होता है, ठीक है, यहाँ पे बैरियर लगा होता है, बैरियर इन दी सेंस कि बाकी कंपनीज यहाँ पे नहीं घुस पाती हैं, जिसकी वजह से जो खरीदार होते हैं, भाई जिसकी कंपनी है जैसे पतंजलि है उसकी तो बल्ले बल्ले है, ठीक है, लेकिन जो खरीदार होता है उसको यहाँ पे काफ़ी सफ़र करना पड़ता है। तो उसी के लिए ये पहले था MRTP एक्ट 1969 का, जिसको रिप्लेस करके कॉम्पिटिशन एक्ट को लाया गया। ठीक है, जैसे पहले ये रेलवे में होता था, अब तो जैसे कि धीरे धीरे रेलवे को भी प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है, लेकिन कई हद तक, काफ़ी हद तक अभी भी हम देखें तो रेलवे में क्या है कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही यहाँ पे ऑपरेट करती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब क्यों नहीं कर रही है किराया बढ़ा के? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसीलिए यहाँ पे मोनोपोली बना के रखी हुई है ताकि अगर प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे तो किराया बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको रेगुलेट करना चाहती है खुद। लेकिन सोचिए अगर रेलवे सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट प्लेयर के ही हाथ में हो तो फिर क्या होगा? तो यही होने के चांसेस हैं कि भाई इसके जो फेयर्स हैं वो काफ़ी हाई हो जाएंगे और आपको पे करना ही पड़ेगा, बिकॉज कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो फिर चलिए नहीं। ठीक है, तो मोनोपोली है। ऐसे हमारा एक दूसरा टाइप का भी मार्केट होता है, ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं ऑलिगोपोली। अभी हम लोग ज्योग्राफी के बाद इकोनॉमिक्स ही पढ़ेंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। तो ऑलिगोपोली होता है जहाँ पे
फ्यू प्लेयर्स, प्लेयर से मेरा मतलब फ्यू कंपनीज़ हैं यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल टेलीकॉम इंडस्ट्री इंडिया में बोला जा सकता है कि काइंड ऑफ ओलिगोपोली है, जहाँ पे ये तो आपके पास जियो का सिम होगा या एयरटेल का होगा तो आई थिंक हो सकता है जो वी वोडाफोन आइडिया का होगा, नहीं तो आप में से 99% लोगों के पास वे तो जियो या तो एयरटेल का होगा, ठीक है। तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में पहले थे बहुत सारे यूनिन और न जाने कितने हुआ करते थे, वोडाफोन, आइडिया, हच, डोको, इंडिकॉम, न जाने कितने कितने थे, ठीक है। लेकिन अभी सिर्फ मुश्किल से 3-4 ही बचे हैं, तो इसको हम ओलिगोपोली का एग्जाम्पल बोल सकते हैं। देन एक होता है हमारा परफेक्ट कॉम्पिटिशन, नॉट परफेक्ट, परफेक्ट भी होता है एक, लेकिन उससे पहले मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन ये क्या होता है? मोनोपोली भी कंपटीशन भी है। देखिए मोनोपोली स्थापित करने के लिए जो कंपटीशन होता है उसको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बोलते हैं। जैसे कि हम टूथपेस्ट का मार्केट बोल सकते हैं, फिर हम लैपटॉप का मार्केट बोल सकते हैं, कि जहाँ पे कंपनीज सेम चीज़ें सिमिलर चीज़ें सेल कर रही हैं बट सर्टेन डिफरेंशिएटर्स हैं। सिमिलर बट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, सेलिंग सिमिलर बट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। जैसे कि कोई बोलेगा हमारे टूथपेस्ट में नमक है, कोई बोलेगा हमारे टूथपेस्ट में धनिया है, कोई बोलेगा नीम है, ठीक है। तो है तो टूथपेस्ट ही ना, तो है वो सेम सिमिलर चीज़ें, बट उसमें कुछ ना कुछ वो लोग एक्स्ट्रा एड ऑन और ये थोड़ा हटा उठा के वो एक मोनोपोली स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज़ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। एंड सबसे लास्ट में होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन का मतलब क्या होता है? जहाँ पे कोई ट्रेड बैरियर नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर मार्केट, तो अगर आप मंडी में जाइए तो ऐसा तो है नहीं कि हमारे गेहूं में ये है और तुम्हारे गेहूं में वो नहीं है, हमारे गेहूं में इस चीज़ की कोटिंग है, ऐसा तो है नहीं। सबका ही गेहूं है और सब किसी के पास ऐसा सच कोई अनफेयर एडवांटेज नहीं। यहाँ पे अनफेयर एडवांटेज है, ये कुछ भी मांगेगा, कोई भी प्राइस मांगेगा ये मांग सकता है। यहाँ पे कोई वो है ही नहीं, क्योंकि एग्रीकल्चर में आप सब्जी लेने जाते हो, तुम टमाटर नहीं दोगे, बगल वाले से ले लेंगे, है कि नहीं? सोचिए एक ही टमाटर वाला हो तो फिर उसी से लेना पड़ेगा। तो ये है। तो हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज इज एन एक्सपोनेंट ऑफ ओडिसी डांस? इन निम्नलिखित में से निम्नलिखित व्यक्तित्व में कौन ओडिसी नृत्य के प्रतिपादक हैं? तो सबसे पहले ओडिसी एक क्लासिकल डांस है इंडिया का, जो कि उड़ीसा स्टेट से बिलोंग करता है। गुरु पंकज चरण दास इसके फादर कहे जाते हैं। पंकज चरण दास इसके फादर कहे जाते हैं। एंड इसके एक्सपोनेंट को याद करने की ट्रिक अगर आप लोगों ने देखी होगी यूट्यूब के शॉर्ट्स में जो कि उन्होंने डाल रखी है, तो इस तरह से था कि भूटान, ये तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, है ना, ज़्यादा बेटर रहेगा, कि भूटान के प्रधान माधवी से मिलने के लिए उड़ीसा आए। माधवी से मिलने के लिए उड़ीसा आए, ठीक है। और ये बात जो है विजय ने, ठीक है, ये बात जो है विजय ने संजू और साहू को बता दी। संजू और साहू को बता दी कि भाई देखो वैलेंटाइन वीक चल रहा है और भूटान के प्रधानमंत्री आए हैं तुम्हारी माधवी से मिलने। तो भूटान से हो गया शगुन भूटानी, ठीक है, शगुन भूटानी। प्रधान से हो जाएगा गंगाधर प्रधान, ठीक है, गंगाधर प्रधान। माधवी से माधवी मुडगल, माधवी मुडगल। ओडिशा से ओडिशा ही हो जाएगा। विजयने से हो जाएगा विजयनी सतपति, विजयनी सतपति। संजू से हो जाएगा संयुक्ता पानीग्रही, संयुक्ता पानीग्रही। और साहू से हो जाएगा आपका सुधाकर साहू। और इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था? इसके अलावा मैंने बताया था कि किसी के सरनेम में आपको मोहापात्रा दिख जाए तो वो भी ओडिसी से ही एसोसिएटेड होंगे, जैसे कि हमारी द ग्रेट लेजेंड केलू चरण मोहापात्रा जी, ठीक है, केलू चरण मोहापात्रा, ये भी एसोसिएटेड है, ओडिसी डांस है। गुरु बिपिन सिंह की अगर बात करें तो ये मणिपुरी से एसोसिएटेड है, ठीक है, मणिपुरी से एसोसिएटेड है। और मणिपुरी की अगर हम बात करें तो ये भी हमारा एक क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया जो मणिपुर स्टेट से बिलोंग करता है। एंड ये भगवान कृष्ण को डेडिकेटेड है। ये एक इंट्रोवर्टेड फॉर्म ऑफ डांस है जहाँ पे नज़र नहीं मिलाता है डांसर पब्लिक के साथ। इंट्रोवर्टेड फॉर्म ऑफ डांस है। एंड ये 2 फॉर्म में इसको किया जाता है, जागोई एंड चोलोम। इसके अगर हम एक्सपोनेंट की बात करें तो झावेरी सिस्टर, जिसके भी सर नेम में आपको झावेरी दिख जाए सीधे मणिपुरी, जैसे दर्शन झावेरी, ठीक है, तो झावेरी सिस्टर्स हो गई हमारी। बिंबावती देवी हो गई, ठीक है, बिंबावती देवी। निर्मला मेहता, निर्मला मेहता। एंड देवयानी चालिया, ठीक है, देवयानी चालिया। तो ये नाम आपको याद रखना है इसमें, राइट। एंड ठीक, टॉकिंग अबाउट यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था? एक्सपोनेंट ऑफ
ओडिसी, तो ये हो जाएंगे हमारे मायाधर राउत, ऑप्शन नंबर सेकंड। राजेंद्र कुमार गंगानी की अगर बात करें तो एक कथक से एसोसिएटेड है ना, जो कि यूपी का क्लासिकल डांस है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्राह्मणाज इज एसोसिएटेड विद द अथर्ववेद, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। अब ब्राह्मण क्या होते हैं, तो जितने भी, इतना तो सबको पता होगा, जो हमारे टोटल नंबर ऑफ वेद हैं, वेद कितने हैं, 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद के सब टाइप हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ ये ऋग्वेद की किताब है, ये सामवेद की किताब है, ये यजुर्वेद की, अथर्ववेद की, सब में 4 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, 4 पार्ट हैं हर किताब के। वैसे तो ये जो हमारा ऋग्वेद है, ये हमें पता है 10 मंडल से मिलकर बना है, बट हर बुक को हम बोल सकते हैं इसमें 4 पार्ट हैं। 4 पार्ट क्या है, पहले तो हमारे संहिता है। संहिता क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ पोएम्स एंड वर्सेस, कलेक्शन ऑफ हाइम्स ये बोल सकते हो आप, ठीक है, कलेक्शन ऑफ हाइम्स, HYMNS एंड वर्सेस। अरण्यकास, अरण्यका क्या होते हैं, अरण्यका वो होते हैं जो कि हर्मिट्स को परफॉर्म करने होते हैं, वो सैक्रिफाइसेस जो हर्मिट्स को परफॉर्म करने होते हैं। हर्मिट्स वो जो फॉरेस्ट में रह रहे हैं, तो वो सैक्रिफाइसेस जो आपको फॉरेस्ट में परफॉर्म करनी है। ब्राह्मणास क्या है, ब्राह्मणास हैं आपके जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ एक्टिविटी में, जो नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, उनको जो सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करनी है भगवान तक पहुंचने के लिए, तो उनको ब्राह्मणास बोलते हैं। लास्ट में उपनिषद्स को ऐड किया गया। अब ये काफ़ी डाउट आता है कि सबसे लास्ट में वेदास के क्या है, ब्राह्मणास या फिर उपनिषद, तो आंसर वुड बी उपनिषद। अगर दोनों ऑप्शन में है तो पहले ब्राह्मणास थे, लेकिन फिर जैसे कि जैन, मतलब ये हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स इमर्ज होके आया, जैसे कि जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, तो ब्राह्मणास या फिर हिंदुइज़्म को ये लगा कि अगर हमने, मतलब क्योंकि इसमें ये होता था कि अगर आपको मोक्ष या फिर साल्वेशन चाहिए तो फिर आपको ये सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करनी है। सैक्रिफाइसेस आसान नहीं होता था सबके लिए परफॉर्म करना, ठीक है, क्योंकि इसमें ये लाओ वो लाओ, और ब्राह्मण से ही आप परफॉर्म कर सकते हो, तभी सही वो आपकी सैक्रिफाइस मानी जाएगी। तो इसलिए बहुत लोग जो है हिंदू धर्म से जैन, बुद्धिज़्म और आपकी जो आजीविका सेक्ट हो गया, इनमें शिफ्ट होने लगे, जिसकी वजह से फिर बाद में उपनिषद को ऐड किया गया कि भाई ज़रूरी नहीं कि आपको सैक्रिफाइसेस करनी है, आप भक्ति मार्ग को भी फॉलो करके साल्वेशन अचीव कर सकते हैं, तो उनको बोलते हैं उपनिषद, जो बाद में ऐड हुए सबसे। तो अगर दोनों ऑप्शन में, तो आंसर होगी उपनिषद। तो वही यहाँ पे दिया हुआ, जैसे सतपथ ब्राह्मण है, सतपथ ब्राह्मण की अगर बात करें तो ये पार्ट है आपका यजुर्वेद का, ठीक है, ये पार्ट है आपका यजुर्वेद, वही वेद जिसमें किसके बारे में दिया हुआ है, जिसमें कि मंत्रा के बारे में दिया हुआ है कि कैसे आपको यज्ञ परफॉर्म करना है, सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करने हैं, वो दिया हुआ है। ये वही वेद है जिसको स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी में कन्वर्ट किया था, या फिर ट्रांसलेट किया था यजुर्वेद को। सर्टेन पार्ट ऑफ सामवेद को भी किया था, लेकिन मेनली उन्होंने पूरे यजुर्वेद को किया था। यजुर्वेद को हम दो सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल का मतलब वाइट, कृष्ण का मतलब ब्लैक, ठीक है। इसी यजुर्वेद के हमारे कुछ उपनिषद पाठ हैं, जैसे कि अगर हम बात करें बृहदरण्यका उपनिषद, और ये अगर हम बात करें जो शतपथ ब्राह्मण है, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्राह्मणाज में से एक है, ठीक है। इसके उपनिषद की अगर बात करें बृहदरण्यका उपनिषद, जो कि सबसे पुराना उपनिषद है। तैत्तरीय जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ब्राह्मण नहीं उपनिषद है ये, ठीक है। तैत्तरीय उपनिषद, कठ उपनिषद, ये सारे यजुर्वेद के पाठ हैं। यहाँ पे पूछा अथर्ववेद से कौन एसोसिएटेड है, तो ये तो होगा नहीं। छंदयोग की अगर बात करें तो जो छंदयोग ब्राह्मण, तो ये आपका छंदयोग उपनिषद है, पहली बात तो ब्राह्मण नहीं है, और ये सामवेद से एसोसिएटेड है। सामवेद यानी कि वो वेद जिसमें कि म्यूजिक के बारे में दिया हुआ है। इट इज़ द ओल्डेस्ट बुक ऑन म्यूजिक एंड मेलोडीज। तो छंदोग्य उपनिषद एंड केन उपनिषद, ठीक है, अंडरटेकर का भाई तो केन उपनिषद इसमें दिए हुए हैं। गौपत ब्राह्मण इसका सही आंसर होगा। तैत्तरीय के बारे में मैंने बता दिया है, इट इज़ नॉट द ब्राह्मण बट एन उपनिषद इन दी यजुर्वेद। अथर्ववेद की अगर हम थोड़ी सी बात कर लें, बिकॉज अथर्ववेद की यहाँ पे चर्चा बिल्कुल नहीं हुई, तो अथर्व वेद की अगर हम बात करें तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें एक तरह से पहली बात तो ये 20 खंडों में विभाजित है। जैसे कि ऋग्वेद 10 मंडल में विभाजित है, डिवाइडेड, ऐसे ये 20 खंडों में विभाजित है। अथर्ववेद में मैजिकल फॉर्मुलेज, इट इज़ अ वेद फॉर मैजिकल फॉर्मुलेज, जिसमें कि किस तरह से आपको नहीं कि अगर संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, विवाह नहीं संपन्न हो रहा है, तो क्या क्या आप कर सकते हैं रिचुअल्स, वो इसमें दिए हुए हैं अथर्ववेद में। और टॉकिंग अबाउट इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट उपनिषद हैं, तो मंडूका उपनिषद, जहाँ से कि हमने क्या लिया है, सत्यमेव जयते, ट्रूथ ओनली प्रिवेल्स, तो ये हमने लिया है। हमने यहीं से महाउपनिषद भी इसी में ही कंटेंट है। अथर्ववेदा में महाउपनिषद से हमने क्या लिया है, वसुधैव कुटुंबकम, जो इस बार का जो पिछला G20 हुआ था इंडिया में, उसका थीम था वसुधैव कुटुंबकम। अगला G20 कहाँ पे होगा, जरा कमेंट में आप बताएंगे। एंड
वैसे एक दो और थे जैसे प्रार्थना उपनिषद, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर डू वी स्पेंड दी मोस्ट ऑफ आवर लाइफ, हम अपने जीवन का अधिकांश भाग वायुमंडल की किस परत में व्यतीत करते हैं। आई थिंक बहुत आसान क्वेश्चन है। एटमॉस्फेयर की रिगार्डिंग हमने क्या क्या पढ़ रखा है कि ये हमारे अर्थ को सराउंड कर रहा है, इसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, ग्रेविटी की वजह से ये टिका हुआ है यहाँ पे। और एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें तो इसको हम सर्टन लेयर्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारे लेयर होती है ट्रोपोस्फियर, जिसको क्षोभ मंडल बोलते हैं। ट्रोपोस्फियर की जो एवरेज थिकनेस होती है वो 13 किलोमीटर होती है, पोल स्पेस की 8 किलोमीटर होती है, एंड इक्वेटर यानी ध्रुवों यानी कि भूमध्य रेखा पे 18, ध्रुवों पे 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पे 18 किलोमीटर होती है। इसको मैं लिख के नहीं बता रहा हूँ बिकॉज 3-4 बार पहले एक्टिविटी कर चुके हैं, हम खटाखट तुरंत रिवाइज करना है। ट्रोपोस्फियर में जितने भी हमारे मौसमी घटनाएं होती हैं, जितने भी वेदर फिनोमिना होते हैं, वो सब ट्रोपोस्फियर में ही होते हैं। ट्रोपोस्फियर में ऊपर जाने में टेम्परेचर घटता है, जिसको कि हम लैप्स रेट के नाम से जानते हैं। लैप्स रेट है कितना, 165 मीटर में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है, या फिर 1 किलोमीटर ऊपर जाने में 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है। इसके बाद आती है स्ट्रेटोस्फियर, जिसको कि समताप मंडल के नाम से जानते हैं। स्ट्रेटोस्फियर में क्या है कि यहाँ पे ओजोन लेयर आपको देखने को मिलती है, और हाँ ये तो मैंने आपको बता दिया ना, एवरेज 13 किलोमीटर है इसकी हाइट। ट्रोपोस्फियर की रफली है 50 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर तक। ओजोन लेयर यहाँ पे हमें देखने को मिलती है रफली 35 किलोमीटर की हाइट पे, जो कि हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे से प्रोटेक्ट करती है। ओजोन डे की अगर हम बात करें 16 सितंबर को मनाते हैं, और इसकी जो थिकनेस है उसको हम डॉप्सन यूनिट में मेजर करते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था इसको ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उनको फेज आउट करने के लिए 1987 में। स्ट्रेटोस्फेयर में ऊपर जाने में टेम्परेचर बढ़ता है, इंक्रीज होता है। यहाँ पे जितने हमारे जेट्स वगैरह हैं वो सब यहीं पे फ्लाई करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में। फिर इसके बाद आती है हमारी मेजोस्फीयर। ठीक है, पहले तो ट्रोपोस्फियर, देन स्ट्रेटोस्फियर, देन आती है मेजोस्फियर। मेजोस्फियर हमने क्या क्या पढ़ा था, ये कोल्डेस्ट लेयर होती है, एम से मेजोस्फियर, एम से मेटियोराइट्स। तो मेटियोराइट्स जो होते हैं वो यहाँ पे आके ख़त्म हो जाते हैं, और अगर ख़त्म नहीं होते हैं ये उल्का पिंड जो होते हैं मेटियोराइट्स, तो ये अर्थ में स्ट्राइक करते हैं और देन इनको बोलते हैं मेटियोर्स। ठीक है, तो यही अंतर होता है मेटियोराइट्स और मेटियोर्स में। कोल्डेस्ट लेयर होती है यानी ऊपर जाने में टेम्परेचर इसमें डिक्रीज करता है। ट्रोपोस्फियर में डिक्रीज, स्ट्रेटोस्फियर में फिर इंक्रीज, और मेजोस्फियर में फिर डिक्रीज, और थर्मोस्फियर में फिर इंक्रीज। तो डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज इस तरह से होता है। थर्मोस्फियर अगर हम बात करें तो ये वार्मेस्ट सबसे गर्म लेयर होती है, मतलब सबसे गर्म लेयर होती है हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, थर्मोस्फियर को हम आयोनोस्फियर के नाम से भी जानते हैं बिकॉज, या फिर आयन मंडल के नाम से भी जानते हैं बिकॉज यहाँ पे हमें बहुत सारे आयंस देखने को मिलते हैं, और यहीं से ही इस आयोनोस्फियर से या फिर थर्मोस्फियर से ही जो हमारे रेडियो वेव्स होती हैं, जो यहाँ से अर्थ से हम सिग्नल्स भेजते हैं, उनको रिफ्लेक्ट करने का काम यही थर्मोस्फियर या फिर आयोनोस्फियर करती है। इसके बाद तो सब एक्सोस्फियर वाली कैटेगरी में ही आने वाला है। ऑलराइट, तो ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ट्रोपोस्फियर। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू देयर इकोनॉमिक, ये तो हो चुका आई थिंक, है ना। ठीक है, ये चलो 9th ये क्वेश्चन नहीं है, 9th क्वेश्चन ये वाला होगा आपका। ठीक है, अ डिसीजन वॉज टेकन टू सेट अप अ डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन इनिशियली फॉर हाउ मेनी ईयर्स इन द यूनियन बजट 1996 to 1997। तो यूनियन बजट में एक डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन बिठाने की बात कही गई थी 3 साल के लिए, ऑप्शन नंबर 3। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बहुत पुराना है, ये अभी जो आपका IMD का पिछला वाला एग्जाम हुआ था मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, ये उसका क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो 3 साल के लिए बनाने की बात हुई थी, और इसको फिर बनाया गया GV रामकृष्णा जी की अगुवाई में। GV रामकृष्णा जी की अगुवाई में इसको बनाया गया, टोटल 3 साल के लिए। डिसइन्वेस्टमेंट होता क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट होता है विनिवेश की अगर बात करें तो जहाँ पे गवर्नमेंट अपनी शेयर होल्डिंग को बेच देती है, प्राइवेट प्लेयर जहाँ पे एंटर कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, PSU है, वहाँ पे गवर्नमेंट ही मेजर शेयर होल्डिंग है, लेकिन वो मेजर शेयर होल्डिंग अपनी बेच दे, और 51% अगर है गवर्नमेंट का तो वो तो भाई पब्लिक सेक्टर यूनिट उसको बोलेंगे। लेकिन अगर उससे कम हो गया, ठीक है, तो उसको हम बोल देंगे कि इसका डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, यानी कि विनिवेश हो गया। विनिवेश जो होता है ये DPAM करता है। DPAM क्या होता है, DPAM होता है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। डिसइन्वेस्टमेंट करने से सरकार को पैसा मिलता है, और वो पैसा किस हेड में आता है, रेवेन्यू या फिर कैपिटल। सोचिए जल्दी से, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। रेवेन्यू साइड में जाएगी कैपिटल, तो क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने एसेट को कम कर दिया है, गवर्नमेंट ने अपने एसेट को कम कर दिया और रोज रोज नहीं बेचता है PSU को। यही मैंने 2 मेन आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बताया था। अगर रोज रोज इनकम एक्सपेंडिचर हो रहा है तो उसको रेवेन्यू हेड में रखेंगे, कभी कभी हो रहा है तो उसको कैपिटल हेड में रखेंगे। अगर एसेट बढ़ रहा है दैट मीन कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर एसेट कम हो रहा है दैट मीन कैपिटल रिसीट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसमें
रेवेन्यू वाले में कोई गेन नहीं होता है एसेट का, ना कोई लॉस होता है एसेट का कुछ, ना ही कोई लाइबिलिटी आती है, ठीक है, जैसा था वैसे चलता रहता। तो ये आपका जो डिसइन्वेस्टमेंट है वो कैपिटल रेसीट बनेगा, नॉट एक्सपेंडिचर, बिकॉज गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है तो इसलिए वो रेसीट कहलाएगा, इनकम कहलाएगा गवर्नमेंट की, ठीक है। हु इज़ द रेगुलेटर ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, MFIs। काफ़ी क्वेश्चन अभी लेटेस्ट एग्जाम में जो भी जितने भी SSC के वो काफ़ी क्वेश्चन पूछे, अगर हमने कई बार देखा भी इसके बारे में। जैसे कि MFI के बारे में हमने ये देखा कि फादर किसको कहा जाता है, बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस, जिन्होंने कि बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना करी इन, ठीक है। फिर हमने ये देखा इंडिया में सबसे पहला माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन था आपका सेवा। सेवा स्टैंड्स फॉर व्हाट, सेवा स्टैंड्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, 1972 में बनता है और ये एक तरह का सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें तो इनको रेगुलेट करने का काम RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, जो कि खुद स्टैब्लिश हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ हिल्टन, ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन फॉर्म्ड ऑन 1926। ये खुद बना था 1 अप्रैल 1935 को। ये इसको नेशनलाइज किया गया था 1949 को। इसके पहले गवर्नर थे हमारे ऑसबॉर्न स्मिथ, पहले इंडियन गवर्नर थे CD देशमुख, और अभी कौन है हमारे शक्तिकांत दास जी हैं, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही हमारी जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो गठन होता है उसमें 3 मेंबर्स RBI से, 3 मेंबर्स गवर्नर से होते हैं, और यही मॉनेटरी पॉलिसी टूल निकाल के लाती है। वो सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नाबार्ड की अगर बात करें तो नाबार्ड को भी RBI ही रेगुलेट करता है। नाबार्ड 12 जुलाई 1982 को स्टैब्लिश हुआ था B शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशन पे, B शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशन पे। सेबी की अगर बात करें, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एंड इट स्टैंड्स फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये 12 अप्रैल 1988 को स्टैब्लिश होता है, लेकिन स्टैट्यूटरी बॉडी बनता है ये 1992 में, जब सेबी एक्ट आता है। अब ये को सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। जब मैं बोलता हूँ स्टैट्यूटरी बॉडी तो उसका मतलब क्या है, क्योंकि कई बार हम लोग चीज़ें देख चुके हैं कि मतलब उसको एक एक्ट से बनाया गया है, ठीक है। तो पहले स्टैट्यूटरी स्टेटस नहीं था, बट स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल गया सेबी। सेबी इसको RBI रेगुलेट नहीं करता, एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हम बोल सकते हैं उसके तहत आता है, और ये खुद रेगुलेट करता है किसको, कैपिटल मार्केट को। कैपिटल मार्केट का मतलब क्या होता है, कैपिटल मार्केट का मतलब होता है जैसे कि जो सिक्योरिटीज़ वगैरह होती हैं, स्टॉक मार्केट होता है, म्यूचुअल फंड वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं सेबी। जैसे कई सारे है ना फेक गुरूज होते हैं यूट्यूब पे जो कुछ भी एडवाइस देते हैं, अभी आपने देखा होगा सेबी ने उन पे एक्शन लिया और बोला कि भाई आपको हमसे रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, तभी आप एडवाइस अब दे सकते हो। टेलीग्राम और ये सब पे बिना हमसे रजिस्टर्ड हुए आप एडवाइस नहीं दे सकते हो, बिकॉज उससे लोगों के पैसे का लॉस हो जाता है। तो ये पूरे कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने का काम सेबी का होता है, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। माधवीपुरी बुच इसकी करंट में क्या है, चेयरमैन है। ऐसे ही हमारा सिडबी भी है, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लखनऊ में जिसका हेडक्वार्टर है। कमेंट में आपको बताना ये कब स्टैब्लिश हुआ था, ये भी हम देख चुके हैं पहले। द चौरी चौरा इंसिडेंट अकर्ड ऑन डैश 1922। ये चौरी चौरा घटना कब हुई थी, 6 फरवरी, 4 फरवरी, 12 फरवरी या फिर 10 फरवरी। ये हुआ था यहाँ पे 2 फरवरी नहीं, ओके, तो फिर 4 फरवरी होगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अगर कहीं पे आपको 2 फरवरी दिख जाए तो 2 फरवरी आंसर होगा, कहीं कहीं पे 2 लिखा होगा, कहीं पे 4, ठीक है। बट मोस्टली आई थिंक 4 ही फेब होगा। 2 फरवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, वेटलैंड्स डे, है ना, आर्द्र भूमि का जो दिवस है, बिकॉज इसी दिन रामसार जो कन्वेंशन है वो 1971 में साइन हुआ था इन दी सिटी ऑफ रामसार इन ईरान, ठीक है। और इसीलिए हम वेटलैंड्स डे मनाते हैं। और इंडिया में टोटल कितनी वेटलैंड्स हो चुकी हैं, 80। 5 नए वेटलैंड्स जुड़े हैं इस महीने के जो करंट अफेयर्स होंगे फरवरी के, वहाँ पे हम देखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ क्यों था, चौरी चौरा एक गांव का नाम है गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। गोरखपुर जो एक जगह पड़ती है वो उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे गांव का नाम है चौरी चौरा। यहाँ पे इसलिए इसको एक तरह से हिस्ट्री बुक्स में इसका नाम दर्ज हो गया, बिकॉज हमें पता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1920 में। वैसे तो खिलाफत आंदोलन, खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1919 में, जिसका कि इंडिया से कोई लेना देना नहीं था, टर्की से लेना देना था। तो इसको बाद में गांधी जी ने मर्ज कर दिया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन के साथ। एंड देन ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है 1922 में आफ्टर चौरी चौरा इंसिडेंट गांधी जी ने इसको वापस ले लिया था। वापस क्यों ले लिया था, बिकॉज यहाँ पे हुआ था वायलेंस। वायलेंस क्यों हुआ था, बिकॉज चौरी चौरा इंसिडेंट में कुछ पुलिस वालों को जिंदा जला डाला गया था जो प्रोटेस्टर्स थे उनके द्वारा। तो इस वजह से गांधी जी ने इसको वापस ले लिया था कि लोग अभी भी ट्रू मीनिंग नहीं समझे हैं नॉन वायलेंस को। और इसको स्टार्ट क्यों किया गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, याद आना चाहिए आपको, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग मैसेकर। और जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, ये हुआ था मेनली आपका रॉलेट एक्ट की वजह से, जिसको कि हम एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरीज क्राइम्स एक्ट बोलते हैं, जिसमें कि 2 साल के लिए जो है बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील के आपको सीधा जेल में डाल दिया जाएगा।
ठीक है, एंड ये भी 1919 में आया था। इसको गांधी जी ने ब्लैक एक्ट बोला था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस दे दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि वापस दे दी थी। और किसने केसरे हिंद का टाइटल वापस कर दिया था? तो केसरे हिंद का जो टाइटल है वो गांधी जी ने इसको रिटर्न कर दिया था, वापस कर दिया था। और इसी की वजह से ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया गया था। इसमें हमें काफ़ी अच्छी खासी हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी देखने को मिली थी। इसी टाइम पे ही हमारे कुछ और भी मूवमेंट हुए थे, जैसे कि यहाँ पे मालाबार रीजन में मप्पिला अपराइजिंग या फिर मप्पिला रिवोल्ट या फिर मालाबार रिवोल्ट भी हुआ था। ठीक है, या फिर इसको हम मोपला अपराइजिंग भी बोलते हैं कहीं कहीं पे। ठीक है, बट मप्पिला होगा मेनली, मप्पिला और मालाबार। ये हुआ क्यों था? ये मेनली जो पेजेंट्स थे वो मुस्लिम्स थे और जो ज़मींदार थे फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स थे वो हिंदूज थे। तो ये मेनली हिंदू वर्सेस मुस्लिम बन गया था। इस वजह से पहले तो कांग्रेस ने यहाँ पे सपोर्ट किया, बट बाद में वापस ले लिया। एका मूवमेंट इसी टाइम पे हुआ था। एका मूवमेंट ये 1921 में हुआ था। इसको लीड किया था मदारी पासी ने, और ये भी 1921 में हुआ था, 1921 में मदारी पासी। इसी टाइम पे आपका ये भी मूवमेंट हुआ था जहाँ पे जो गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट, ठीक है, गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट चला था इसी टाइम पे, सो दैट वो गुरुद्वारास जहाँ पे करप्ट महंत्स बैठे हुए हैं उनको वहाँ से हटाया जा सके। ये भी 1920s के टाइम पे ही स्टार्ट हुआ था, क्योंकि जो जनरल डायर जो इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ध्यान रखना जनरल ओ डायर रिस्पॉन्सिबल, माइकल ओ डायर रिस्पॉन्सिबल नहीं था, जनरल रेगिनाल्ड डायर, ध्यान रखना, ठीक है, रेगिनाल्ड डायर करके था, वो रिस्पॉन्सिबल था। माइकल डायर को तो मारा था उधम सिंह ने, क्यों? क्योंकि उसने प्रशंसा करी थी रेगिनाल्ड डायर की, इसलिए। तो रेगिनाल्ड डायर को जो है इन्होंने उपाधि दे दी थी, जो यहाँ पे एक गुरुद्वारा के महंत की उपाधि या फिर एक गुरु की उपाधि दे दी थी। ठीक है, तो इसलिए ये गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1920s में, टू फ्री द गुरुद्वारास फ्रॉम द करप्ट महंट्स। राइट, आगे बढ़ते हैं। द क्रेडिट एनहांसमेंट गारंटी स्कीम एनकरेजेस एंड प्रमोट्स डैश अमंग दी शेड्यूल कास्ट्स। तो ये जो ये स्कीम है क्रेडिट एनहांसमेंट गारंटी स्कीम, इसको 2014-15 में लॉन्च किया गया था। अब देखिए, कई लोगों को लगता है कि यार बहुत पुरानी स्कीम पूछते हैं। बिल्कुल पुरानी स्कीम पूछते हैं तो उसका पीछे का कुछ रीज़न होता है। जैसे अभी इंतरिम बजट आया था, अभी हम लोगों ने देखा था, उसके लिए मैंने क्लास भी ली थी जहाँ पे हमने कई सारी स्कीम्स को डिस्कस किया था, और हमने देखा था कितनी पुरानी स्कीम्स हैं, तो वो वहीं से लिंक होके आते हैं। अभी जैसे जो जुलाई का मंथ होगा वहाँ पे फुल बजट आने वाला है। अभी तो फुल बजट नहीं आया था बिकॉज चुनाव है ना, इसलिए। तो जुलाई के महीने में फुल बजट आएगा, तो वहाँ पे फुल बजट में अगेन जो स्कीम्स मेंशन होंगी तो अगेन हम देखेंगे कि वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे हमारे अगले सीजीएल एग्जाम के लिए। ठीक है, तो 2014-15 में इसको लॉन्च किया गया था, सो दैट जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनके बीच में एंटरप्रेन्योरशिप को जो है प्रमोट किया जा सके, ताकि वो बिजनेस कर सकें, स्टार्टअप स्टैब्लिश करें। एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं? कौन होते हैं? जो स्टार्टअप करते हैं, ठीक है, उद्योग करते हैं। स्टार्टअप दिवस हम कब मनाते हैं? 16 जनवरी को मनाते हैं। अब ये जो स्कीम है ये किस मिनिस्ट्री के तहत आती है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ आती है आपकी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के तहत ये नहीं आएंगी। ठीक है, हो सकता है आपको लगे कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, बट ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के तहत आती है। विद एन इनिशियल कॉर्पस ऑफ 200 करोड़ का ये इसको स्टार्ट किया गया था, और इसमें 15 लाख से लेके 15 लाख से लेके 5 करोड़ प्लस तक का लोन दिया जाता है। ये ब्रैकेट है इसका। ठीक है, As per Industrial Policy Resolution IPR 1956, the first category includes industries, the future development of which will be the responsibility of. इसको भी देख चुके हैं क्या कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन सबसे पहला आया था 1948 में। 1948 में पहली औद्योगिक नीति आई थी, पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, ये थी फर्स्ट। सेकंड आई थी हमारी सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956, 1956 में। इसको हम कंट्री का इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, आर्थिक संविधान बोलते हैं। इसने जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उनको 3 शेड्यूल्स में बांटा था, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी। शेड्यूल ए में वो सारी इंडस्ट्रीज थी जिनको स्टेट कंट्रोल करेगा। व्हेन आई से स्टेट तो रिलेट करिए आर्टिकल नंबर 12 एंड आर्टिकल नंबर 36 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे स्टेट की डेफिनेशन ली हुई, एक तरह से सरकार के हाथ में हो गई है। इसमें टोटल 17 इंडस्ट्रीज थी। जैसे कि ये भी एक बार पूछ लिया था, सब कुछ पूछा क्या, इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं, किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को, कितनी शेड्यूल्स में इंडस्ट्री को बांटा, 3। पहले वाले में कितने थी? 17। वो कौन कौन सी थी? जैसे कि एटॉमिक एनर्जी, सारी 17 तो याद करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो आए थे आपके एग्जाम्स में वो यहाँ पे लिख रहा हूँ। एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, मतलब कि जैसे आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो कि शेड्यूल नंबर 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट है, जैसे बैंकिंग, फाइनेंस, ठीक है, और इंश्योरेंस, तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो वो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं। तो एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स एंड एम्यूनिशन हो गया, आयरन एंड स्टील हो गया,
इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सब स्टेट के कंट्रोल में है। शेड्यूल नंबर बी में अगर बात करें तो इसमें स्टेट ही करेगा इसमें, बट प्राइवेट से असिस्टेंस ले सकता है स्टेट, यानी प्राइवेट भी थोड़ा बहुत यहाँ पे खेल सकते हैं, थोड़ा बहुत ही। टोटल 12 इंडस्ट्रीज, और जितनी भी बच गई रिमेनिंग वो सब आएंगी किसमें, सॉरी रिमेनिंग जो है इसमें शेड्यूल सी में आएंगी, और इन पे जो है किसका कंट्रोल रहेगा, प्राइवेट का रहेगा। पहले वाले में स्टेट का रहेगा, दूसरे वाले में भी स्टेट का, बट थोड़ा प्राइवेट से असिस्टेंस मिल सकता है, बट यहाँ पे तीसरे में जितनी बच गई वो सब में प्राइवेट। यानी एक तरह से हमने बहुत ही रिस्ट्रिक्ट कर रखा था मार्केट को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए। यही खामियाजा हमें भुगतना पड़ा जब 1919 का क्राइसिस हुआ, तो 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स लाने पड़े, इकोनॉमी को खोलना पड़े, लिबरलाइज करना पड़ा, प्राइवेटाइज करना पड़ा, ग्लोबलाइज करना पड़ा उसको, इसीलिए कि इन्वेस्टमेंट बाहर से लाओ, प्राइवेट प्लेयर्स को खेलने का मौका दो, और गवर्नमेंट थोड़ा तुम साइड हटो। तो ये हम यहाँ पे रिफॉर्म्स लाए थे 1991 में। किसके टाइम पे आए थे, पीवी नरसिम्हा राव, वही पीवी नरसिम्हा राव जिनको अभी भारत रत्न देने की अनाउंसमेंट हुई। टोटल 5 लोगों को, कर्पूरी ठाकुर बिहार के सीएम, और हमारे लाल कृष्ण अडवाणी पूर्व डिप्टी सीएम, सॉरी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, देन हमारे पीवी नरसिम्हा राव, देन हमारे एमएस स्वामीनाथन, और 5वें कौन है, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, तो ये 5 लोगों को मिलेगा। तो पीवी नरसिम्हा राव के टाइम पे ही ये आए थे, और फाइनेंस मिनिस्टर हमारे मनमोहन सिंह जी थे, जो कि अभी राज्यसभा के सदस्य नहीं रहे, क्योंकि हमें पता है हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स रिटायर होते रहते हैं। तो अभी वो जो 1/3 मेंबर्स हैं अभी वो रिटायर हुए, और तो अभी आपने देखा होगा कि मोदी जी ने उनकी प्रशंसा करी मनमोहन सिंह जी की। ठीक है, कि उन्होंने किस तरह से इतनी एज और इतने बीमार रहते हुए भी वहाँ पे आके सदन में आके वोट किया, डेमोक्रेसी को वोट डाला उन्होंने। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो इसको इसलिए हम इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। एंड देन जो हमारी लास्ट वाली, और हाँ, इट कोइंसाइड्स विद द सेकेंड 5 ईयर प्लान। सेकेंड 5 ईयर प्लान भी अगर हम देखें तो 1956 में ही तो स्टार्ट हुआ था, और इसने भी तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कही थी, जो कि पीसी महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड था। और जो हमारी लास्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी वो 1991 में आई थी। तो यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी इंक्लूड्स स्टेट ओनली, ऑप्शन नंबर 3। पता होना चाहिए कितनी इंडस्ट्रीज हैं, 17 हैं, दूसरी वाली में 12 हैं। रंजू मोनी साइकिया इज एन एक्सपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्लासिकल डांस। रंजू मोनी साइकिया निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं। जहाँ पे भी सरनेम में सैकिया दिख जाए सतरिया ही होगा, जैसे कि सरोदे ये हो गई आपकी रंजूमनी साइकिया, और उनका नाम था सरोजिनी, ऐसे करके कुछ सा से था यार, एकदम से दिमाग से जा रहा है, सरोदनी साइकिया करके था। ठीक है, सरोदनी, आई थिंक सरोदनी साइकिया। लेकिन साइकिया अगर कहीं पे आप सरनेम में दिख जाए, जैसे मोहापात्रा, देन वो ओडिसी होगा। रेड्डी दिख जाए कुचिपुडी होगा, और महाराज दिख जाए कथक होगा। सैकिया दिख जाए सतरिया होगा। सतरिया की अगर बात करें तो ये एक क्लासिकल डांस है, वन ऑफ द 8 क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया, असम से है, और इसको 2000 में संगीत नाटक अकेडमी ने एज अ क्लासिकल डांस रिकॉग्नाइज किया था सन 2000 में। इसके फादर कंसिडर किए जाते हैं गुरु शंकर देव जी। ठीक है, गुरु शंकर देव, जिन्होंने 15th सेंचुरी में इसको इंट्रोड्यूस किया था, 15th सेंचुरी में इसको इंट्रोड्यूस किया था। एंड इसमें जो गीत गाए जाते हैं इसको परफॉर्म करते हुए, तो उनको हम बोर गीत बोलते हैं। इससे कुछ टर्म्स एसोसिएटेड है, याद रखिएगा इनका नाम भी, चाली, झुमुरा, नाडू भांगी। अगर पूछ रहे किस क्लासिकल डांस से एसोसिएटेड टर्म्स हैं, तो आपका आंसर होगा सतरिया, चाली, झुमुरा, नाडू भांगी। ठीक है, ये एक तरह का वैष्णवाइट फॉर्म ऑफ डांस है, जैसे कि हमारा मणिपुरी भी है, वैष्णवाइट फॉर्म ऑफ डांस है। आगे बढ़ते हैं। बलबन वॉज द स्लेव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग दिल्ली सुल्तान। बलबन निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान का गुलाम था। बलबन की अगर बात करें तो स्लेव डायनेस्टी का एक रूलर था ये। स्लेव डायनेस्टी की अगर बात करें तो दिल्ली, पूरे जो दिल्ली सल्तनत है उसमें सबसे पहली जिस डायनेस्टी ने रूल किया वो स्लेव डायनेस्टी ही थी। कई बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं सख्त सा लौंडा करके। तो स्लेव डायनेस्टी की अगर हम बात करें, इसको स्लेव डायनेस्टी या फिर मामलुक वंश या फिर गुलाम वंश इसीलिए बोलते हैं। ठीक है, मामलुक भी ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन अभी जो आईबी का एग्जाम हुआ तो उसने पूछा था कि मामलुक वंश किसको बोलते हैं, तो गुलाम वंश या फिर स्लेव डायनेस्टी को। तो इसमें ये क्वेश्चन एक तो मतलब पहले तो बन सकता है कि भाई क्यों इसको बोलते हैं, बिकॉज इसमें जितने भी ज़्यादातर रूलर्स थे प्रोमिनेंट वो स्लेव्स ही थे। जैसे कि अगर सबसे पहला इसमें प्रोमिनेंट रूलर था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो वो मोहम्मद गौरी का स्लेव था। वही मोहम्मद गौरी जिसने कि फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन लड़ा था पृथ्वीराज III या फिर पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ, जो हार गया। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192 AD, जो वो जीत गया। ठीक है, फिर उसने हमने देखा था कि किस तरह से बैटल ऑफ चंदावर लड़ा था 1193 AD में, जहाँ पे उसने किसको हराया, राजा जयचंद को हराया था। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को वो यहाँ पे छोड़ गया था। वो वही जो स्लेव है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने इसकी डायनेस्टी की स्थापना करी। कब, 1206 AD में, 1206 से 1210 तक रहा, चौगान या फिर पोलो खेलते वक्त इसकी डेथ हो गई। देन आता है इल्तुतमिश की अगर बात करें, इल्तुतमिश, तो ये जो इल्तुतमिश है ये रूल करता है 1210 से लेकर 1236 तक, 1236 AD तक इसका रूल रहता है।
ठीक है। और ये किसका स्लेव था? कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव था। इसके बाद आई रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान द ओनली और द फर्स्ट, ओनली तो नहीं बोलना सही रहेगा, द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ मेडिवल इंडिया, रज़िया सुल्तान। बट ये 4 साल तक ही रूल कर पाई, 1236 एडी से लेके 1236 से लेके 1240 तक रूल कर पाई। कौन? रज़िया सुल्तान, ठीक है। और रज़िया सुल्तान के बाद छोटे छोटे रूलर्स आए, बट मेन जो फिर रूलर आया उसके बाद दैट वाज बलबन। बलबन आया 1266 एडी में और रहा 1287 एडी तक इसका रूल रहा। ये भी स्लेव था, इल्तुतमिश का स्लेव था। इल्तुतमिश की अगर बात करें, इल्तुतमिश की अगर बात करें तो इसने एक तुर्काने चहलगानी करके एक सिस्टम बना रखा था, विच वॉज काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ 40 स्लेव्स, 40 गुलामों का, 40 स्लेव्स का ये ग्रुप था, जिसमें कि बलबन भी एक था। और यही सेम चीज़ बलबन ने अपने रूल में आते हुए इसको ख़त्म कर दी, चहलगानी सिस्टम को, ध्यान रखना। तो इल्तुतमिश चहलगानी लाया था, इल्तुतमिश इक्ता सिस्टम लाया था। इक्ता क्या होता है? इक्ता होता है कि अ पार्ट ऑफ लैंड, एक पार्ट ऑफ लैंड होगा जो कि एक रूल, एक मतलब जो सोल्जर्स वगैरह हैं या फिर जो रूल कर रहे हैं इल्तुतमिश के नाम पे, उनको दे दिया जाएगा। इसको ख़त्म किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, यह भी आईबी के पेपर में पूछा गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको ख़त्म किया। चहलगानी को बलबन ने ख़त्म किया था। इल्तुतमिश सिल्वर टंका कॉपर जीतल लाया था। इल्तुतमिश ने लाहौर से दिल्ली को कैपिटल शिफ्ट किया था। आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का ही लड़का था, तो इसलिए उसने जो है लाहौर से दिल्ली कैपिटल को शिफ्ट करने का निर्णय लिया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण भी पूरा करवाया था। तो बलबन ने खुद को जो है, ध्यान रखिएगा, चहलगानी को डिस्ट्रॉय किया और खुद की पावर को सिक्योर करने के लिए इसने बोला कि हम आफरा सियाब के डिसेंडेंट हैं। आफरा सियाब जो एक रॉयल फैमिली हुआ करती थी, और हम जिल्ले इलाही हैं, यानी शैडो ऑफ गॉड हैं, देख रहे हैं, जिल्ले इलाही। और सच तो ये था कि ये भाई साहब जो बलबन है, इनको कैप्चर किया गया था मंगोल्स के द्वारा, फिर इनको मार्केट में बेच दिया गया था गजनी में, फिर गजनी से ना जाने कितने लोगों के हाथों में बिके, फाइनली इल्तुतमिश के। बता रहे हैं खुद को अल्लाह के हम शैडो, अल्लाह की छाया, जिल्ले इलाही, ठीक है। और इसने दीवाने अर्ज करके एक डिपार्टमेंट सेटअप किया था, दीवाने अर्ज, जिसका मतलब होता है मिलिट्री डिपार्टमेंट, ठीक है। तो आफरा सियाब का डिसेंडेंट बताया, जिल्ले इलाही खुद को बोला, और दीवाने अर्ज इसने जो है डिपार्टमेंट स्टार्ट किया और सिजदा और पैबोस स्टार्ट किया, सिजदा एंड पैबोस। सिजदा का मतलब है कि रूलर को देखते ही उस रूलर के सामने झुकना है, पैबोस मतलब उसके फीट्स को किस करना है। ये इंट्रोड्यूस किया था बलबन ने और चहलगानी सिस्टम को ख़त्म किया था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। किसका स्लेव था? बलबन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही आंसर होगा। देन स्लेव डायनेस्टी का रूलर था, इसके बाद आता है इसका ही मतलब पोता, और उसका नाम था कैकूबाद। बट कैकूबाद ज़्यादा चल नहीं पाते हैं, कैकूबाद को जलालुद्दीन खिलजी मार देता और खिलजी डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट करता है वो। एट प्रेजेंट इंडिया इज इन विच इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? तो वर्तमान में भारत किस औद्योगिक क्रांति में है? तो भारत हो या फिर ज़्यादातर हम जितने भी हमारे देश हैं, ठीक है, ज़्यादातर वो 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में है। टोटल इससे पहले हमारे 3 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुके हैं। पहला जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, औद्योगिक क्रांति थी, वो 1800 के टाइम पे हुई थी, जहाँ पे वाटर और स्टीम का यूज़ किया गया था पावर को जनरेट करने के लिए, एंड देन मैकेनाइज दी प्रोडक्शन। सेकेंड जो हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया गया था, इलेक्ट्रिक पावर का यूज़ किया गया था, ठीक है। एंड द थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, वो मेनली बेस्ड था इलेक्ट्रॉनिक्स पे, आईटी पे, जो कि अभी भी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमेट प्रोडक्शन, इन सब पे था। बट अभी आ चुका है 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, 5G टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, बायोटेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये सब आप नाम सुनते होंगे अपने अराउंड। तो ये है पार्ट ऑफ 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ऑप्शन नंबर 3। और इंडिया इसमें काफ़ी, भले इन दोनों में तो इंडिया का बहुत ही कम पार्टिसिपेशन था। रीज़न आप समझ सकते हैं, क्योंकि हम ब्रिटिशर्स के अंडर में थे, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा हमारा काफ़ी रोल रहा। और अगर हम देखें तो आज सर्विस सेक्टर इंडिया का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, और वो इसी की वजह से ही है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इंडिया इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द टॉप लीडर्स। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की अगर बात करें तो अगर कभी पूछ ले टर्म किसने कॉइन किया था, तो इट वॉज कॉइंड बाई क्लॉस श्वाब ऐसे करके कुछ नाम है इनका, ठीक है, श्वाब। और ये कब कॉइन किया था? 2016 में। ये तो खैर नहीं पूछेगा आपसे, बट ये ध्यान रखना कि किसने कॉइन किया था। अगर आप इस देख भी लोगे और आ गया तो भी आप इसको आंसर कर दोगे। आइडेंटिफाई द एनर्जी ऑफ अ बॉडी अराइजिंग फ्रॉम द मोशन ऑफ इट्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स। किसी पिंड की परमाणुओं या फिर अणुओं की गति से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को पहचाने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी होती क्या है? एनर्जी इज़ द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, या फिर कैपेसिटी टू डू द वर्क, कार्य करने की क्षमता को बोलते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट होती है जूल। वर्क की भी एसआई यूनिट होती है जूल। एनर्जी का एक लॉ है
कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। क्लियर। और यहाँ पे बात हो रही है कि वाइब्रेट, जब एटम्स या मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं तो थर्मल एनर्जी जनरेट होती है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही आंसर होगा। एनर्जी की अगर बात करें तो यहाँ पे हम थोड़ी सी ये बात कर लेते हैं कि कन्वर्जन ऑफ एनर्जी का, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। एक तो पहले तो ये ध्यान रखना, मैकेनिकल एनर्जी किसको बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा किसको बोलते हैं, तो ये होती है काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा प्लस पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी आती है किसी भी बॉडी के मूवमेंट की वजह से, मूवमेंट होगा तो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी होगी तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। कोई भी चीज़ मूव कर रही है उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। हाफ mv² इसका फॉर्मूला होता है। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में आपको रिलेशन पता होना चाहिए, लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में ये रिलेशन होता है। यानी कभी अगर आपसे पूछ ले कि अगर हम लीनियर मोमेंटम को डबल कर रहे हैं या फिर वेलोसिटी यानी वेग को डबल कर रहे हैं तो फिर काइनेटिक एनर्जी में क्या इंपैक्ट होगा, तो वो 4 टाइम्स हो जाएगी। सिंपल, आपको देख के समझ में आ रहा है। और ये वेलोसिटी हो या फिर हमारा मोमेंटम हो, ये किस तरह की यूनिट है, ये वेक्टर क्वांटिटीज़ होंगी। काइनेटिक एनर्जी ये स्केलर होगी। एनर्जी का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। अदिश राशि और सदिश राशि में यही अंतर होता है। स्केलर और वेक्टर में यही डिफरेंस होता है कि स्केलर डायरेक्शन इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ होती हैं, वेक्टर में मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन ये डायरेक्शन डिपेंडेंट है। जैसे वेलोसिटी हो गई, जैसे एक्सेलरेशन यानी त्वरण हो गया, मोमेंटम हो गया, ठीक है, तो ये सारी डायरेक्शन डिपेंडेंट है। बट वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, ये डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी बॉडी के पोजीशन की वजह से, उसकी स्टेट की वजह से जो एनर्जी जनरेट होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर स्ट्रेच्ड बो, खिंचा हुआ तीर कमान जो हो गया, उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। स्टोर्ड वाटर इन अ डैम, स्टोर्ड वाटर इन अ डैम, तो हाइट में स्टोर्ड है ना, वो जो डैम में वाटर स्टोर्ड है वो एक हाइट में स्टोर्ड है। अब क्योंकि हाइट में स्टोर्ड है तो उसमें mgh अमाउंट की पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। और जैसे ही पानी वहाँ से छोड़ा जाएगा, मान लो छोड़ दिया गया, तो वो काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे टर्बाइंस लगे होते हैं डैम्स में, और वो टर्बाइंस घूमते हैं और वहाँ से एनर्जी जो है या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो एनर्जी का कन्वर्जन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम बात करें डायनमो करके, आपने सुना होगा, ठीक है। पहले तो यहाँ पे लिखो मोटर, ठीक है, मोटर, देन डायनमो, ठीक है, डायनमो, देन जनरेटर। तो मोटर और डायनमो क्या करते हैं, ये दोनों करते हैं मैकेनिकल एनर्जी को यानी यांत्रिक ऊर्जा को, नहीं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, एक सेकेंड, ये दोनों ही अलग अलग करते हैं। पहले इसका मैं मोटर का लिख देता हूँ। ये करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, यानी आपके बोल सकते हैं इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इसको तो बोलेंगे यांत्रिक ऊर्जा। और डायनमो इसका उल्टा करता है, डायनमो करता है मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट। जनरेटर की अगर बात करें तो जनरेटर कन्वर्ट करता है मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, यानी सेम एज डायनमो, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। ऐसे ही हमारे एक होता है लाउड स्पीकर, ठीक है, माइक्रोफोन। तो लाउड स्पीकर क्या करता है, लाउड स्पीकर कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में। माइक्रोफोन क्या करता है, उल्टा, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अ वेल्दी पर्सन इन द अर्ली वैदिक पीरियड वाज नोन एज, प्रारंभिक वैदिक काल में एक धनी व्यक्ति को किस नाम से जाना जाता था, गवेषणा, दुहित्री, गौमत या फिर रावी। तो वेल्दी पर्सन वो होता था जिसके पास गायें होती थी, काउज होती थी, ठीक है। आपने नाम सुना होगा गोत्र करके, जो गोत्र है वो गौ माता यानी कि काउ से ही वर्ड आया है, ठीक है। आपने सुना होगा कि इस गोत्र से बिलोंग करते हैं, उस गोत्र से। तो एक्चुअल में वो गोत्र का मतलब होता है जहाँ पे वैदिक टाइम में जिन लोगों की गाय एक जगह पे बंधा करती थी उनको उस पर्टिकुलर चीज़ जगह को गोत्र बोलते थे, ठीक है। वो इसलिए डिसाइड किया था, यानी अगर एक जगह इनकी गाय बंध रही इतने लोगों की, तो मतलब ये आपस में सभी रिलेटिव हैं, ठीक है। तो गोत्र इस तरह से डिसाइड हो जाता था। आपने सुना होगा कि भाई ये सेम गोत्र के में मैरिज नहीं होती है, होता है ना, आप सुनते होंगे सेम गोत्र मैरिज इसीलिए नहीं होती। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अगर हम इनके रूट्स ट्रेस करेंगे तो ये भाई बहन निकलेंगे, तो इसलिए इनकी मैरिज नहीं हो सकती है, ठीक है। गवेषणा की अगर बात करें तो गवेषणा क्या होता है, इट इज़ काइंड ऑफ सर्च फॉर काउज, सर्च फॉर काउज। दुहित्री कौन होता था, जिसके पास काउ होती थी, उसकी जो डॉटर होती थी, हु यूज टू मिल्क द काउ, जो दूध निकालती थी गायों का, ठीक है, मिल्क द काउज, तो उसको बोलते थे
दुहित्री है ना, अभी अभी बोलते हैं गाय को दोहना, दोहना का मतलब होता है उसका मिल्क निकालना, तो वो जो डॉटर होती थी वो निकालती थी, तो इसलिए उसको दुहित्री बोलते थे। गोमत इसका सही आंसर होगा, द वेल्दी पर्सन वॉज नोन एज गोमत। अच्छा गविष्ठी क्या होता था, तो गविष्ठी होता था वॉर फॉर काउस, ठीक है, वॉर फॉर काउस, राइट। वैदिक की अगर हम पर्सन की वैदिक पीरियड की अगर बात करें तो इट वॉज फ्रॉम 1600 BC से लेके ये 500 BC तक था। इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक। अर्ली वैदिक जाएगा 1600 से लेके 1000 तक, और लेटर वैदिक जाएगा 1000 से लेके 500 तक। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो अर्ली वैदिक पीरियड था तो उसमें किस तरह की सोसाइटी थी, तो ये पैस्टोरल कम्युनिटी थी, पैस्टोरल कम्युनिटी थी, एंड थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर में शिफ्ट हुए थे। बट जो लेटर वाले थे, लेटर वाले वो कंप्लीटली एक तरह से एग्रीकल्चरल बेस थे। ये पेस्टोरल, और इससे आप एग्रीकल्चर हटा ही लो, ज़्यादा सही नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा थोड़ा बहुत से, ठीक है। तो पेस्टोरल कम्युनिटी थे, या फिर इनको हम बोल सकते हैं कैटल रियरिंग करते थे, ठीक है, कैटल, भेड़ें चराना ये सब, और फिर बाद में ये मेनली एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट हो गया, बिकॉज हमें पता है कि आयरन की डिस्कवरी वैदिक लेटर वैदिक तक हो चुकी थी, जिसके बारे में हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों को नहीं पता था, तभी उसको हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन बोलते हैं। आयरन यहाँ पे डिस्कवर हुआ, जिसको कि हम आया के नाम से जानते हैं। आयास का मतलब होता है आयरन, ठीक है, फिर मेटल। विच वाइटामिन डी, ये मतलब वेदों में मेंशन है, वेदों में आया जो मेटल है उसको आया लिखा गया है। विच वाइटामिन डी एनालॉग इज यूज टू ट्रीट हाइपो पैराथायरॉयडिज्म, रिफ्रैक्टिव रिकेट्स एंड फैमिलियल हाइपोफॉस्फेटिमा। तो क्या ही है, विटामिन डी की बात हो रही है। तुम्हें पता है जितने भी, पहली बात तो वाइटामिन नेम किसने किया था, तो ये कैसमीर फंक ने किया था। वाइटामिन की एक तरह से डिस्कवरी हम बोल सकते हैं, कैसमीर फंक ने करी थी। तो हमें वाइटामिन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं प्राइमरली ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। एक तो वाटर सोल्यूबल बोलते हैं, और दूसरों को हम बोलते हैं फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल में आते हैं हमारे BC, ये फेवरेट वर्ड है ना, और फैट क्या हो जाएगा हमारा कीड़ा, मतलब जो फैट में सोल्यूबल है, वसा में घुलनशील है। के, वाइटामिन E, वाइटामिन D एंड वाइटामिन A, तो ये सब हमारे फैट सोल्यूबल है। अब रेटिनॉल की अगर हम बात करें तो रेटिनॉल ये केमिकल नेम है किसका, विटामिन A का। टोकोफेरॉल है E का। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सेकंड, अर्गो कैल्सिफेरॉल, जो विटामिन D का ही एक पार्ट है, विटामिन D2 जिसको बोलते हैं, ठीक। तो यहां पे हम एक एक करके देख लेते हैं। विटामिन A, B को अभी छोड़ दीजिए, C, D, E एंड K को करते हैं। B को भी अगली स्लाइड में करेंगे अलग से, बिकॉज उसके टोटल 8 कॉम्प्लेक्सेज हैं। तो विटामिन A की अगर बात करें तो इसका जो नेम है, साइंटिफिक नेम है, रेटिनॉल है। C का है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। D का है कैल्सीफेरॉल, ठीक है, कैल्सीफेरॉल। अर्गी कैल्सीफेरॉल किसको बोलते हैं, विटामिन D2 को। विटामिन E को बोलते हैं टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल, एंड विटामिन K को बोलते हैं फाइलोक्यूनॉन, ठीक है, फाइलोक्यूनॉन। इसकी कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हम रतौंधी बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, या फिर जिसको हम बोलते हैं ज़ेरोप्थैल्मिया, ठीक। एस्कॉर्बिक एसिड यानी इस विटामिन C की कमी से होता है स्कर्वी, या फिर स्कर्वी के अलावा ब्लीडिंग गम्स का प्रॉब्लम, ठीक है, ब्लीडिंग गम्स का प्रॉब्लम। कैल्सीफेरॉल, विटामिन D, इससे बोन हेल्थ खराब हो जाती है जैसे, या फिर ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। और विटामिन D इज दी विटामिन विच इज सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी। ध्यान रखना, जैसे A हो गया, C हो गया, हम बाहर से लेते हैं, जैसे कि हमने ऑरेंज कंज्यूम किया तो उसमें मैंने विटामिन C को कंज्यूम किया, बट विटामिन D इज सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी, जैसे कि हमें पता है इसका सबसे जो मेन सोर्स है विटामिन D का, दैट इज सनलाइट। तो सनलाइट, ऐसा नहीं कि सनलाइट में विटामिन D है, वो स्ट्राइक करती है और इस तरह से केमिकल रिएक्शंस होती हैं कि वो सिंथेसाइज बॉडी के अंदर होता है विटामिन D। विटामिन D सनलाइट के अलावा जैसे फिश ऑयल हो गया, उसमें हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो टोकोफेरॉल की अगर बात करें तो इससे होता है आपका कि एंटी, मतलब स्टेरिलिटी, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं एंटी स्टेरिलिटी, बांझपन जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। और विटामिन K से होता है कि जो ब्लड का क्लॉटिंग है वो नहीं होता है, यानी खून का थक्का नहीं जमता है, यानी कि नो ब्लड क्लॉटिंग, और ये काफ़ी फेटल हो सकता है, यानी कि अगर चोट लग गई तो फिर खून बहता ही रहेगा। विटामिन B को हमने अलग से पढ़ने का निर्णय इसलिए लिया बिकॉज विटामिन B एक नहीं है बस, बल्कि इसके 8 कॉम्प्लेक्सेस हैं। आपको लग सकता है B1 से लेकर B12 तक है, लेकिन 12 यानी कि 12 कॉम्प्लेक्सेस नहीं, इसके 8 कॉम्प्लेक्सेस हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। तो बस इनके केमिकल नेम को पता होना चाहिए। CGL मेंस 2022 में क्वेश्चन पूछा गया कि
सबसे पहला कौन सा विटामिन बी को सिंथेसाइज किया गया, तो ऑब्वियस सी बात है B1 ही होगा ना, तब दूसरा B2 होगा, फिर लास्ट में B12 मिला होगा, तो इस तरह से। तो B1 का थायमीन है, B2 का राइबोफ्लोविन, B3 का नाइसिन, B5 का पेंटोथेनिक एसिड, B6 का पिरिडॉक्सिन है, B7 का बायोटिन है, B9 का फोलिक एसिड है, एंड B12 का है कोबालामीन या फिर साइनोकोबालामीन जिसको बोलते हैं, ठीक। B9 ही B11 होता है, तो कभी अगर फोलिक एसिड पूछ ले किसका है और B9 ऑप्शन में नहीं होगा तो B11 ऑप्शन में होगा। B12 की कमी से पर्निशियस अनीमिया या फिर इन शॉर्ट अनीमिया वाली बीमारी होती है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मौखरी किंग्स हैड अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ द महाराजा धीराज। निम्नलिखित में से किस मौखरी राजा ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो मौखरी कौन है, ये मौखरी कहाँ पे रूल किया था, तो यहाँ पे जब गुप्ता डायनेस्टी का रूल था एक टाइम पे, जब गुप्ता धीरे धीरे एक तरह से ऑलमोस्ट खत्म होने लगे, तो यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश वाला रीजन है, उत्तर प्रदेश और थोड़ा सा बिहार वाला जो रीजन है, यहाँ पे मौखरी करके एक डायनेस्टी आई जिसके फाउंडर थे इसके ईश्वर वर्मन। ईश्वर वर्मन फाउंडर तो थे, लेकिन जो इनके बेटे थे ईशान वर्मन, वो इसके सबसे पावरफुल रूलर थे। खुद को उन्होंने इंडिपेंडेंट घोषित किया, और पहले तो इनके जो फादर थे ईश्वर वर्मन, उन्होंने एसोसिएटेड बताया, खुद को एसोसिएटेड कि हम भाई जो लेटर गुप्ता थे उनसे एसोसिएटेड हैं, लेकिन बाद में उन्होंने ये बता दिया कि हम कोई फ्यूडेटरीज नहीं उनके, अब हम इंडिपेंडेंट है। ईशान वर्मन, ठीक है। इनकी जो कैपिटल हुआ करती थी इनिशियली दैट वाज कन्याकुब्ज, ठीक है, कन्याकुब्ज। और इन्होंने इनके अगर रूल की बात करें टाइम पीरियड की, तो रफली आप वही मान सकते हो 550 से लेके अगर मतलब सबका अगर हम कंसिडर कर लें हमारा मतलब पूरा ये जो मौखरी जो किंग्स हैं, तो रफली आप 500 से लेके 600 के बीच में इनका जो है रूल मान सकते हो। इसके बाद आती है हमारी यहीं पे पुष्यभूति डायनेस्टी, और एक्चुअली ये इन्हीं मौखरीज ने ही कन्नौज को बहुत इंपॉर्टेंट बनाया था, जिसकी वजह से हमें पता है। इसके बाद आते हैं पुष्यभूति डायनेस्टी, जिसके फाउंडर थे पुष्यभूति, जिसके सबसे प्रमुख रूलर थे, सबसे मेन रूलर थे हर्षवर्धन, जिनके टाइम पे जुआनजांग या फिर ह्यून सांग जो कि सेकेंड चाइनीज ट्रैवलर था वो इंडिया में आया था 1400 साल पहले, ठीक है, ये चीज़ है। इन्हीं के बायोग्राफी थी हर्षचरित्र, जिसको कि इनके कोर्ट पर बाण भट्ट ने लिखी, इन्होंने खुद रत्नावली लिखी, और उन्होंने ही कन्नौज को कैपिटल बनाया था। और इसी कन्नौज के लिए बाद में ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल होता है, किसके बीच में, गुर्जर प्रतिहार के बीच में। यहाँ पे पाल किंग्स थे ईस्टर्न इंडिया में, और नीचे आए थे आपके बाद में राष्ट्रकूट। तो इन तीनों के बीच में ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल हुआ था, जिसको हम पहले ही देख चुके हैं। ये 600 AD का मैप है। इसके बाद हमें पता है कि जो हर्षवर्धन है उनका रूल इसी टाइम पे स्टार्ट हुआ था, और 647 AD में हर्षवर्धन की डेथ हो गई थी। किसने मारा था, चालुक्य रूलर पुलाकेशिन II ने इनको मारा था नर्मदा नदी के तट पे। ये नर्मदा नदी है यहाँ पे, ठीक है। तो उससे पहले का नहीं कि रफली जब पुष्यभूति डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी उसके जस्ट पहले का ये आपका पूरा मैप है यहाँ पे, ऑलराइट। तो यहाँ पे आंसर होगा ईशान वर्मन, जिन्होंने महाराजा धीराज का टाइटल लिया था, यानी किंग ऑफ किंग्स का टाइटल लिया था इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर खत्म, और इसकी जो PDF है जो हम लोगों ने क्वेश्चंस किए आपको परमार SSC टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आपको डेली क्विजेस भी होती हैं, उनको भी अटेम्प्ट करते रहें। और अगर आपको इसके नोट्स हैंडरिटन नोट्स चाहिए तो आप परमार अकेडमी ऐप पे जाके, अगर आप कोर्स में हैं SSC GK 2.0 या फिर रिकॉर्डेड बैच में, तो आपको अलग से कोर्स मतलब ये नोट्स हैंडरिटन नोट्स के लिए अलग से कोर्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर नहीं है तो फिर आप PDF कोर्स करके आपको दिख जाएगा, वहाँ पे आप इसको ले सकते हैं, लेकिन तभी जब आपको लगे कि आप नोट्स नहीं बना रहे। अगर आप खुद से बना सकते हैं तो फिर क्यों पैसे खर्च करना, आप खुद से ही बनाइए, ठीक है, खुद से ही बनाइए, और उनको याद करना भी आसान रहता है। लेकिन अगर आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट है किसी वजह से, एक बार आप देख लीजिएगा परमार SSC टेलीग्राम पे ही डेमो नोट्स पड़े हुए हैं, तो अगर आपको ठीक लगता है तभी डिसीजन लीजिएगा कि आपको कोर्स लेना है PDF कोर्स कि नहीं लेना। PDF कोर्स में ये है कि जितने हम लोग यहाँ पे PYQ सीरीज़ के लेक्चर्स करते हैं उसके हैंडरिटन नोट्स इंग्लिश और हिंदी दोनों में वहाँ पे पड़े हुए हैं, ऑलराइट। थैंक यू।